हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपनी अगली ईवीएस की क्लास यानी वायुमंडल, जिसमें जितनी भी परतें हैं आपकी, चाहे क्षोभ मंडल हो, आपका समताप मंडल हो, आयन मंडल हो, मध्य मंडल हो, बहिर्मंडल, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे आपके डायरेक्ट एग्जाम में एक दो नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं वायुमंडल से। वायुमंडल है क्या, इसको हम समझते हैं जरा। कि वायुमंडल जो है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से, यानी मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी अनेक गैसें हैं। ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% किससे बना है? नाइट्रोजन से, 21% ऑक्सीजन से और 1% अन्य गैसों से बना हुआ है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो नाइट्रोजन वो होती है 78%, ऑक्सीजन होती है हमारी 21%। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी 0.03%। और एक आर्गन और होती है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो 0.93% हमारी आर्गन होती है। ठीक है। ये तो थी हमारी वायुमंडल की डेफिनेशन। अब नाइट्रोजन, जिसे हम N2 कहते हैं, यह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। मैंने आपको बताया इसका कितना होता है, 78% होता है। यह सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक है। ठीक है। ये थी हमारी नाइट्रोजन की विशेषता। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के बारे में हर कोई जानता है भाई, बिना ऑक्सीजन के तो हम भी सांस नहीं ले सकते। पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी जीव बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकता। मनुष्य और जानवर सांस लेते हुए वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसी तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थित रहती है। ठीक है, जिसे मैंने आपको बता दिया कितनी रहती है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोषित करने वाली गैस या ग्रीन हाउस गैस है। इससे पहले मैं आपको बता चुका कि ग्रीन हाउस गैस में इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। कि ये हमारा वातावरण है, मतलब एटमॉस्फियर समझ लो इसको। और सूर्य का प्रकाश आना शुरू हुआ। ठीक है। ये इस तरीके से पानी वाष्पित हुआ या कहीं से भी ऊष्मा उठी, और CO2 जो वातावरण में होती है अणुओं के रूप में, तो वो क्या करती है, इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे वैश्विक तापमान क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इससे बहुत सी हानिकारक चीजें भी मैंने आपको बताई थी, ग्लेशियरों का पिघलना, पानी के स्तर का बढ़ना, और बहुत सी चीजें है ना। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल पे जाके वॉच कर सकता है। आज हम जो चर्चा करेंगे अपने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, है ना, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं हम क्षोभ मंडल के बारे में। देखो, क्षोभ मंडल को अन्य कई नामों से जाना जाता है। अगर आपने ना पढ़े हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है हमारा अधोमंडल, अधोमंडल। दूसरा इसको हम कहते हैं परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल। ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल, संवहन मंडल। तो आगे आपके सामने अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसी को ही अधोमंडल कहते हैं, इसी को हम परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल कहते हैं, इसी को क्षोभ मंडल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। फिर भी प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में उपलब्ध है। साथ ही इसमें लगभग 99% जल वाष्प और एरोसोल, देखो एरोसोल को समझ लो, वायुमंडल में निलंबित ठोस या तरल कण, जो कण होते हैं उनको हम एरोसोल कहते हैं, भी शामिल होते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। इसकी ऊपरी परत, जिसमें यह परिघटना होती है, उसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है, जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। अगर मैं इसका कहूं तो इस मंडल के अंतर्गत होता क्या क्या है, आपका चाहे, एक सेकंड, सॉरी,
इस क्षोभ मंडल के अंतर्गत आपका कोहरा, जो मैं बता रहा हूं उनको भी जरा लिख लेना। कोहरा, बादल, ओला, है ना, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, गरजना, है ना, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, ठीक है। ये सभी घटनाएं इसी में होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 12 किलोमीटर, कहीं कहीं 15 किलोमीटर भी मिलती है, ठीक है। तो अपना आपके सारे डाउट क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं, अगर इन सबको मैं कहना चाहूँ, तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। पृथ्वी का अधिकांश मौसमी घटनाएं यही होती हैं एवं अलग अलग मौसम से उत्पन्न होने वाले लगभग सभी प्रकार के बादल यहाँ पाए जाते हैं। अधिकांश विमानन यहाँ होता है, जिसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र भी शामिल है। नेक्स्ट आती है हमारी समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 या 15, कहीं कहीं 15 भी लिखा होता है, 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। देखो, ओजोन परत को हम O3 से डिनोट करते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, यह क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकने का कार्य करती है। और अभी ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं, वो किस वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे एसी और फ्रिज से निकलती है, जिसकी वजह से हानिकारक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट सी रेज पृथ्वी पर आने लगी हैं, जिससे त्वचा का कैंसर और ऐसी कई बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है, यानी कि इसमें बादल और मौसमी घटनाएं नहीं होती, लेकिन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल यानी मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान उच्च अक्षांशों पर होते हैं। कभी कभी सबसे निचली एवं सबसे ठंडी एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये जेट विमानों के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसमें ओजोन परत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ओजोन परत कहाँ मिलती है, समताप मंडल के अंतर्गत मिलती है। काफी ट्रेंड में रहने वाला क्वेश्चन। और ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित है। मध्य मंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है। कैसा होता जाता है, ये ठंडा होता जाता है, इसलिए इसको वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी हम कहते हैं। इस परत की ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाए जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है, जिसका औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस या -120 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मध्य मंडल के ऊपरी परत पर मौजूद बहुत दुर्लभ जल वाष्प रात में बादलों का निर्माण करता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादल हैं। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से चलने वाले विमान मध्य मंडल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है। समताप मंडल से मध्य मंडल को अलग करने वाली संक्रमण सीमा को हम स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। अब हम चौथी लेयर के बारे में बात करते हैं, जिसे हम ताप मंडल या आयन मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 80 से 700 किलोमीटर तक मिलती है, ऊपर तक स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है, इसलिए इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह परत सूर्य के बहुत करीब है, यह 2000 डिग्री सेल्सियस से 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान तक पहुंच सकती है। इस परत में यहाँ पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व बहुत कम होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह बादल और जलवाष्प दोनों से मुक्त है। यहाँ ना बादल मिलते हैं और ना ही जलवाष्प मिलते हैं। आपके मध्य मंडल तक आपको दोनों चीज मिली, ठीक है। और सबसे ठंडी परत मध्य मंडल, और ओजोन जिसमें पाई जाती है समताप मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल। और बोरिलिस यानी नॉर्दर्न नाइट्स और ऑरोरो ऑस्ट्रेलिया सदर्न साउथर्न लाइट्स कभी कभी यहाँ देखे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इसी मंडल में परिक्रमा करता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है।
ISS किस मंडल में? तो आपके आयन मंडल या ताप मंडल में। अब थोड़ा हम आयन मंडल के बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक अलग परत नहीं है, जैसा कि ऊपर वर्णित अन्य परतें हैं, इसी के बजाय आयन मंडल मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल को ओवरलैप करता है। यह वातावरण का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा है एवं यह सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता और सिकुड़ता है। यह एक विद्युत प्रवाहकीय क्षेत्र है जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम है। इस तरह से बनने वाले विद्युत आवेशित परमाणु और अणु आयन कहलाते हैं, जिससे इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। इसी कारण इसे इस क्षेत्र में कुछ विशेष गुण हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसको अलग से इसीलिए डाल दिया है कि ये आपको समझ में आ जाए। अब आता है हमारा वायुमंडल। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपरी सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अणु बेहद कम घनत्व के होते हैं, इसलिए यह परत गैस की तरह व्यवहार नहीं करती और यहाँ के कण अंतरिक्ष में एस्केप कर जाते हैं। हालांकि बाह्य वायुमंडल में कोई मौसम नहीं होता। ऑरोरा बोरियलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स और साउथर्न लाइट्स कभी कभी इसके सबसे निचले हिस्से में देखे जाते हैं। अधिकांश पृथ्वी की उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इतना। अब इससे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें आप नोट करके लिख लें कि वायु में गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को तापमापन कहते हैं और तापमापन की इकाई जो है वो डिग्री सेल्सियस होती है। इसे इस तापमापी को किससे नापते हैं हम? नापते किससे हम, ये वो भी लिख लो आप, थर्मामीटर से, थर्मामीटर से। ठीक है, वायु दाब। अब जब वायु दाब की बात हो रही है तो वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? वायु दाब मापने का यंत्र, इसको हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, थर्मामीटर से हम क्या कर रहे थे? तापमापी। ठीक है, तापमान को मापने का। वायु दाब मापने का बैरोमीटर हो गया। वायुमंडल में उपस्थित और वायु दाब मापने की जो इकाई होती है, इकाई भी लिख लीजिए जरा, इसकी इकाई होती है मिलीबार। इकाई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता। ठीक है, इसे मापने का यंत्र क्या होगा? आर्द्रता को, आर्द्रता मापने को क्या कहेंगे हम? आर्द्रता मापन यंत्र। इसे हम कहते हैं आर्द्रता मापी। ठीक है, आर्द्रता मापी। और बस इससे इतने ही टॉपिक बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ओजोन कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में। और जितने भी टॉपिक इससे बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे आपको कंप्लीट कराए हैं। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।